चलिए, ये हमारी जो पेड लाइव क्लास का उसका 46 सेशन है ये। इसमें जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में म्यूचुअल फंड कवर किया था उसका कॉन्सेप्ट पूरा कवर किया था। जो लोग कल क्लास में नहीं थे वो देख सकते हैं। इसमें ये पूरा हमने बताया था कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है और डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट इसमें क्या होते हैं, रिस्क कितना होता है, रिटर्न क्या होता है और एनएवी कैसे कैलकुलेट होती है, इसके बारे में पूरा बताया था आपको। नेक्स्ट हमने टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में पहला पॉइंट डेट इक्विटी और बैलेंस फंड का बताया। सेकंड में आपका इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का था। थर्ड पॉइंट था सेक्टरल फंड होते हैं कई तरह के। फंड ऑफ फंड मैंने बताया था, ये इसमें से क्वेश्चंस अक्सर जेआईबी में अक्सर पूछता है कि ये फंड ऑफ फंड क्या होता है। इंडेक्स फंड क्या होते हैं, इनकम फंड होते हैं, इनके बारे में बताया था। डिविडेंड के बारे में बताया था, ग्रोथ डिविडेंड पे आउट और डिविडेंड री इन्वेस्ट दोनों बताए थे आपको। ये टैक्स बेनिफिट होता है नहीं होता है म्यूचुअल फंड में, और अगर टैक्स बेनिफिट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग। कैपिटलाइजेशन जो है, कंपनी का कैपिटलाइजेशन कैसे होता है, कैपिटलाइजेशन बेस्ड में कौन कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं। म्यूचुअल फंड की कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करी थी, एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी, और उसके अलावा कुछ एमफी और एआरएन, एमफी क्या कंट्रोल करता है उस सब की बातें करी थी हमने। उसके बाद स्पॉन्सर ट्रस्टी एएमसी की बात करी थी, और कुछ और फंड है, मनी मार्केट गिल्ट, इन सब के बारे में बात करके हमने ये एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट पूरा किया था। आज हम इसका बुक से जो पॉइंट्स हमारे मिस हो जाते हैं या जो एग्जामिनेशन पॉइंट में कुछ आते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए इसका थ्योरेटिकल पार्ट कवर करते हैं। आप लोग अपनी जो है बुक लेके बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जिनके पास बुक नहीं है वो लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पे एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। जो भी पॉइंट अभी तक आपके रह गए थे वो यहाँ क्लियर हो जाएंगे। देखिए, म्यूचुअल फंड में जो कोई भी कंपनी होती है वो म्यूचुअल फंड कैसे अपने आप को म्यूचुअल फंड के फॉर्म में वो इस्टेब्लिश करती है और उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। तो मैनेजमेंट में देखो, जो भी मैनेजमेंट करता है उसको तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, फंड का मैनेजमेंट करता है। और म्यूचुअल फंड क्या है, एक ट्रस्ट कंपनी की तरह फॉर्म होता है जिसमें कुछ स्पॉन्सर्स होते हैं, कुछ ट्रस्टी होते हैं और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है। ठीक है। और कस्टोडियन वो होता है जो आपके म्यूचुअल फंड के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। अब यहाँ देखिए, म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस, कोई क्वेश्चन सिंपल आता है कि म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसे देखी जाती है, तो म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस जो होती है वो उसकी नेट एसेट वैल्यू से देखी जाती है। सपोज कीजिए आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपने 10 रुपीज एनएवी पे इन्वेस्टमेंट किया। आफ्टर 2 ईयर ये एनएवी आपकी 18 रुपीज हो जाती है। तो इसका मतलब 80% का आपको ग्रोथ मिला है, लेकिन 2 ईयर में है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि पर एनम 40% पर एनम, आप इसको बोल सकते हैं कि 40% पर एनम आपको ग्रोथ मिल रही है। ठीक है। और डिफरेंट टाइप में ये सब कवर कर लिया था। केवल वो चीज हम यहाँ पे टच करेंगे जो हमारी कुछ छूट गई थी या इंपॉर्टेंट एग्जाम। देखिए, क्लोज एंडेड में एक पॉइंट रह गया था हमारा कि इसका मेच्योरिटी पीरियड लॉन्ग टर्म में होता है। ये क्लोज एंडेड जो म्यूचुअल फंड होते हैं, अधिकतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट होते हैं उस पर इन्वेस्टमेंट के लिए आता है। यानी कोई डैम बन रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का वो हो रहा, तो उसके लिए होता है। ठीक है। और बात करते हैं इसमें ग्रोथ इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम के बारे में बता दिया, इनकम डेट ओरिएंटेड बता दिया तुमने, बैलेंस प्लान स्कीम बता दिया। देखो, गिल्ड फंड कल आप लोग पूछ रहे थे। गिल्ड फंड मैंने बताया था कि गिल्ड फंड वो होते हैं जो केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलिए, इंडेक्स फंड के लिए भी हमने बहुत क्लियर कट बताया था, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स फंड पूछा जाता है। तो इंडेक्स फंड में हमने जो है सेंसेक्स है, एनएससी के जो भी इंडेक्स फंड, जैसे निफ्टी है या सेंसेक्स है या एसएनपी 50 इस तरह से आते थे। ठीक है। सेक्टर स्पेसिफिक फंड भी क्लियर हो गए, टैक्स सेविंग फंड ऑफ फंड, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड। देखिए, एनएवी का फॉर्मूला फिर देख लीजिए, इसमें कई बार आपसे एनएवी में से क्वेश्चंस आए हुए हैं। एनएवी एक दो बार तो न्यूमेरिकल के बेस में भी आ गया। तो इसमें क्या है, देखिए, मार्केट और फेयर वैल्यू ऑफ स्कीम्स इन्वेस्टमेंट, जिस पर्टिकुलर इन्वेस्ट स्कीम में इन्वेस्टमेंट हो रखा है उसका टोटल शेयर प्राइस आज कितना है, प्लस करंट एसेट, और भी कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो आपके पास अभी उस स्कीम का, जैसे मान लिया आपने 3000 करोड़ का मोबिलाइजेशन किया
उसमें से 2500 करोड़ तो इन्वेस्ट कर दिया, 500 करोड़ अभी अपने पास रखा हुआ है। तो ये जो अपने पास रखा है वो करंट एसेट की तरह हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट की तरह, ठीक है। माइनस करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, कोई भी आपके एक्सपेंसेस वगैरह वो माइनस कर दिए, और नंबर ऑफ यूनिट से अगर आप डिवाइड करते हैं, आउटस्टैंडिंग यूनिट का मतलब जितने लोगों ने अपना म्यूचुअल फंड रिडीम करा लिया उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब न्यू फंड ऑफर में कुछ पॉइंट्स थे हमारे, तो क्या क्या पॉइंट्स है इसमें सुन लेना। इसमें दो तरह की स्कीम्स है इसने बोला, एक तो बोला ओपन एंडेड स्कीम एंड क्लोज एंडेड स्कीम एक्सेप्ट ईएलएसएस। ईएलएसएस की बात छोड़ते हुए बता रहा है एनएफओ शुड बी ओपन फॉर अप टू कितने दिन तक, 15 डेज तक वो पब्लिक को ओपन रहना चाहिए कि पब्लिक आज से लेके 15 दिन तक उसमें इन्वेस्ट कर पाए, ठीक है। पीरियड रिड्यूस फ्रॉम अर्लियर, पहले 30 डेज था, ठीक। और यहां बोलता है इन केस ऑफ द ओपन एंडेड स्कीम एंड 45 डेज, जो आपकी क्लोज एंडेड थी उसके लिए 45 था, तो दोनों के लिए अब क्या बोल रहा है इसमें 15 डेज कर दिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत हो गई है, आपको इन्फॉर्म जल्दी मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाती है, ठीक। द एनएफओ पीरियड इन केस ऑफ ईएलएसएस स्कीम शेल कंटिन्यू टू बी कवर्ड बाय गाइडलाइन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ईएलएसएस स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन से किया हुआ, क्योंकि ये टैक्स बेनिफिट स्कीम्स होती हैं, तो टैक्स एंड बेनिफिट स्कीम्स में जो गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है उसका होता है, ठीक है। और ये जो राजीव गांधी इक्विटी स्कीम्स हैं, सेविंग स्कीम्स हैं, इसके लिए क्या, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इनिशियल ऑफरिंग म्यूचुअल फंड स्कीम एलिजिबल अंडर द सेल बी फॉर 30 डेज। तो इस स्कीम्स के लिए 30 डे, अब इसका ज्यादा नाम नहीं आता इसलिए मैं इसको ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूं। म्यूचुअल फंड एएमसीज shall make investment out of the NFO proceeds only on or after the closure of the NFO period. The mutual fund should allot units, refund of money and dispatch statement. अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन आया, स्टेटमेंट जब आपके पास आता है तो कोई बता सकता है कि स्टेटमेंट कौन सी कंपनी आपको भेजती है? कभी आपने म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट देखा है? म्यूचुअल फंड का कंपनी अगर आप देखोगे स्टेटमेंट, कैम्स करके कंपनी है, वो कंपनी सारा ट्रांजेक्शन वगैरह का सारा रिकॉर्ड आपको देती है, ठीक है। All the scheme except ELSR GESS shall be available for ongoing repurchase sale trading within 5 business days of allotment। अब देखिएगा, ये जैसे शेयर मार्केट में जब आईपीओ आप खरीदते हैं और आपको अलॉट हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, वो लिस्ट हो जाता है। लिस्ट होने का मतलब वो सबके लिए सेल परचेज के लिए अवेलेबल। यहाँ ये बोल रहा है कि जब आपने स्कीम का क्लोज एंडेड टाइम आया, बिल्कुल मतलब एंड टाइम आया कि भाई अब आप लास्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, जब सबने कर लिया तो उसके 5 बिजनेस डे में उसको अलॉटमेंट हो जानी चाहिए यूनिट, और वो सेल ट्रेडिंग उसकी शुरू हो जाएगी, जिसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। However, for mutual fund schemes are eligible for the period within which mutual fund AMC should allocate the unit, refund money and issue statement of account shall be 15 days। तो किसके लिए, जो दो स्कीम्स बोली हैं इसने, आरजीएसएस की स्कीम बोली है उसके लिए ये टाइम 15 है और नॉर्मल स्कीम्स के लिए ये 5 डेज में है। हाँ, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ लिख दिया कि इसमें से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वन क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि जो हमारे कलर हैं, म्यूचुअल फंड का जो स्कीम का ब्रोचर होता है उसमें लेवल ऑफ रिस्क होता है, जिससे क्योंकि जब हमने म्यूचुअल फंड आपको समझाया था, तो जो लेमैन लोग होते हैं जिनको कम नॉलेज होती है उनके लिए तो उसमें कलर कोडिंग दे दी है। क्या कलर कोडिंग दे दी है? पहली कलर कोडिंग दे दी है ब्लू कलर, येलो कलर और ब्राउन कलर। तो ब्लू कलर ऐसे आप याद रखेंगे, ब्लू कलर बहुत पीस के लिए हो जाता, तो लो रिस्क, और जैसे जैसे उसमें रेडिश कलर मिलता जाता है तो फिर उसमें मीडियम और हाई रिस्क, ये एक वो आता है, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेचर ऑफ स्कीम सच एज क्रिएट वेल्थ और प्रोवाइड रेगुलर इनकम। अब देखो, क्रिएट वेल्थ वाली जो होती है इक्विटी की प्योर स्कीम्स होती है, और रेगुलर इनकम वाली जो होती है डेट की स्कीम्स होती हैं, जिसमें एक नॉर्मल पेमेंट आपको मिलती है, ठीक है। अब ब्रीफ है अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इन ए सिंगल लाइन सेंटेंस। तो अब जो भी स्कीम आएगी तो उस स्कीम्स में प्रोडक्ट के बारे में वो बताएगा कि इसका पर्पज क्या है, स्कीम्स क्यों आ रही है, कि और इसका जो इन्वेस्टमेंट होगा इक्विटी में होगा या डेट में होगा। तो ये जो 3 पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोडक्ट लेबलिंग होती है कि प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो उसमें लेबल कर देते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आप वो कर सकते हैं, उसमें मिनिमम 500 रुपीज से अपनी एसआईपी खोल सकते हैं। एसआईपी जो है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली हो सकती है।
अगर एक क्वेश्चन आता है कि एसआईपी के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, तो क्या, एक तो ये है, सबसे पहले डिसिप्लिन अप्रोच होती है आपको। पर्सन इज कमिटेड टू इन्वेस्ट अ फिक्स अमाउंट ऑन ए रेगुलर बेसिस, जो रिकरिंग होता है जैसे आरडी होती है उस तरह काम करता है एसआईपी में। दे इंश्योर दैट ए पर्सन इज नॉट, ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक यहाँ पे, बाई एनी मार्केट सेंटिमेंट, मतलब वो मार्केट सेंटिमेंट से बिल्कुल अलग है, अपना रेगुलरली दिए जा रहा है। पर्सन इज फ्री टू चूज एनी अमाउंट, मतलब वो जो मैंने बोला कि 500 है, 800 है, 1000 है, 5000 है, कुछ भी वो कर सकता है, ठीक है। एनएवी डिस्क्लोजर से एक क्वेश्चन बनता है, तो इसमें हमने उस लास्ट क्लास में बताया था दो तरह की होती है। तो एक तो होती है हमारी ओपन एंडेड स्कीम्स की होती है, एक होती है क्लोज एंडेड की। तो इसमें बोलता है, पहली बात तो कहता है दो टू न्यूज़पेपर में इसकी एनएवी पब्लिश होनी चाहिए, और नेचुरली जो है इवनिंग यानी नाइट 9 PM पर एनएवी डिक्लेयर होती है, लेकिन वो नेक्स्ट डे आपके न्यूज़पेपर में आएगी, ठीक है। एनएवी एंड सेल रीपर्चेज, अब देखिए, सेल और रीपर्चेज प्राइस ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड स्कीम एक्सेप्ट द फंड ऑफ फंड, मैंने ये बताया था। फंड ऑफ फंड में क्या होता है, एक कंपनी की जो स्कीम है वो दूसरी स्कीम्स में इन्वेस्ट करती है, तो जब तक इसका एनएवी डिक्लेयर नहीं होगा, इन सब का एनएवी डिक्लेयर नहीं होगा, तब तक इसका एनएवी डिक्लेयर नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या है, वो अदर स्कीम का तो 9 PM तक होगा, लेकिन जो फंड ऑफ फंड स्कीम है उसका नेक्स्ट डे, फॉलोइंग बिजनेस डे में 10 AM पर होगा, ठीक है। राउंड ऑफ और एनएवी, तो राउंड ऑफ अब जैसे उसमें डिवाइड करेंगे तो अगर डेसिमल के खूब सारे प्लेस आ सकते हैं, ऐसे आ सकता है। तो जो ये एनएवी है उसमें क्या बोलता है, हैव टू बी राउंड एनएवी अप टू द 4 डेसिमल प्लेसेस, तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपकी एनएवी डिक्लेयर होगी। फॉर ऑल इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड स्कीम म्यूचुअल फंड विल राउंड ऑफ एनएवी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हाउएवर, तो इस 4 डेसिमल प्लेस 4 प्लेसेस में किसमें बोले, जो इंडेक्स टाइप के फंड है। म्यूचुअल फंड हैव टू बी राउंड ऑफ एनएवी अप टू 4 डेसिमल फॉर द इंडेक्स फंड, जो एक दूसरे से इंडेक्स के उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, कहता है एनएफटी में इन्वेस्टमेंट है इसमें, ठीक है। लिक्विड में भी होता है ऑल सर, टाइप ऑफ, किसमें, लिक्विड फंड में भी होता है। अच्छा ये है आगे लिखा हुआ, ठीक ठीक। तो ये जो सेंटेंस है पूरा एक है, इंडेक्स एंड लिक्विड फंड मनी मार्केट स्कीम इन सब में 4 डेसिमल प्लेस तक, और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में कितने हैं, 2 प्लेसेस मिले, ठीक है। म्यूचुअल फंड कैन राउंड ऑफ द एनएवी अप टू द मोर देन 2 डेसिमल प्लेस, 2 decimal places in case of equity oriented and balance fund scheme also if there is, तो वो कर सकते हैं सर, ठीक है। परचेज, अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, रीपरचेज और रिडेम्पशन। अब रीपरचेज का मतलब समझिए, देखिए किसी इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड कंपनी से परचेज कर लिया, तो परचेज कर दिया तो यहां से उसको यूनिट मिल जाएंगी, यहां से उसका पैसा जाएगा। अब क्या है, रिवर्स प्रोसेस में आते हैं। रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो है यूनिट्स इधर जाएंगी और इधर मनी जाएगा, तो इसी पॉइंट को हमने रीपरचेज बोला हुआ। ये बात समझ में आ गई, रीपरचेज, इस वाले प्रोसेस को परचेज और इस वाले प्रोसेस को रीपरचेज बोलते हैं, ठीक है। एक एश्योर्ड रिटर्न की स्कीम, पेंशन टाइप की, इसमें जो है रिटर्न स्कीम होता है, फिक्स होता है। इसमें एश्योर्ड रिटर्न स्कीम आर दोज स्कीम्स दैट एश्योर स्पेसिफिक रिटर्न टू द यूनिट होल्डर इररेस्पेक्टिव ऑफ द परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस कुछ भी होती रहे, लेकिन आपको एक फिक्स रिटर्न आपको मिलेगा, वो बाद में एडजस्ट होता है कम ज्यादा में। A scheme cannot promise return unless such returns are fully guaranteed by the sponsor or AMC and this is required to be disclosed in the offer document। तो ऑफर डॉक्यूमेंट में ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखनी पड़ेगी आपको कि ये जो स्कीम है वो एश्योर्ड रिटर्न की स्कीम है। कैपिटल मार्केट के बाद हमने म्यूचुअल फंड पढ़ा था, तो इसमें साफ साफ रोल ऑफ म्यूचुअल फंड इन द कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में म्यूचुअल फंड हाउसेस का बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता है। म्यूचुअल फंड आर इमर्जिंग एज एन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंटरमीडियरी वो होते हैं जो फंड को कहीं से अरेंज करते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं फॉर द इन्वेस्टिंग पब्लिक इन इंडिया। कॉन्सेप्चुअली एंड ऑपरेशनली दे आर डिफरेंट फ्रॉम द बैंक्स।
The key channel in the bringing the mutual fund to a large number of investors all over the country is the network of intermediaries or distributor. These intermediaries distributor have to take on the role of financial advisor of, तो ये अपने आप को क्या बोलते हैं, जो ये इंटरमीडियरीज होती हैं ये अपने आप को एडवाइजर टू इन्वेस्टर करके अपने आप को वो करती हैं, और कॉमन लैंग्वेज में इनको क्या बोलते हैं हम लोग, एजेंट बोलते हैं। ठीक। SEBI has made it mandatory for any entity engaged in the marketing, तो अगर आप कोई भी इस मार्केटिंग और सेलिंग में एंगेज है तो आपको एमफी का सर्टिफिकेट जरूरी होता है। जिसके पास एमफी का सर्टिफिकेट होता है वही इस स्कीम्स का एडवाइजर मॉड्यूल, और ये सर्टिफिकेट जो है एडवाइजरी मॉड्यूल का, एडवाइजर मॉड्यूल का होना चाहिए, तभी आप वो कर सकते हैं। ठीक। और आजकल क्या है, बैंक ऑल्सो इनरोल देमसेल्फ एज ए कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर, तो बैंक ने अपने आप को एक एडवाइजर बना लिया है और म्यूचुअल फंड की मार्केटिंग शुरू कर दी है और आप लोगों को टारगेट दे। सिंस म्यूचुअल फंड पे अराउंड 1.5 to 25% ऑफ द बिजनेस कैनवास, यानी एक तरह से ये क्या बोलते हैं हम उसको, कमीशन मिलता है बैंक को। उस कमीशन में से 1.5 मिला तो उसमें से 0.25 एजेंट को, 0.25 बीएम को, 0.25 आरएम को, 0.25 जीएम को, 0.25 डीजीएम को, ऐसे करके ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये ऑल अबाउट क्या था। सर ये डिस्ट्रीब्यूशन लीगली है? हाँ बिल्कुल लीगली है। देखो बैंक क्या है, कॉर्पोरेट एजेंट बन गया ना यहाँ पे। बैंक यहाँ पे अपने आप को कॉर्पोरेट एजेंट की तरह काम कर रहा है, और कॉर्पोरेट एजेंट की तरह से अगर काम करेगा तो वो क्या करेगा, सारा पैसा ले लिया। अब वो अपने स्टाफ को किस तरह बांटता है उसके ऊपर है, बैंक की पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है। बैंक की जो कॉर्पोरेट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग होता है, तभी आपके जो सीनियर मैनेजर होते हैं वो कहीं पे वो करते हैं, जो उनको टूर वगैरह मिलते हैं उसमें। ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड हमारा कॉन्सेप्चुअलिटी और थ्योरेटिकल के पॉइंट से पूरा हुआ। अब हम कवर करेंगे नेक्स्ट को। ये जो आरजी इसी से पूछ रहे थे, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम होती है, तो आजकल गवर्नमेंट का कुछ पोजीशन दूसरा है, तो मतलब जो गवर्नमेंट है दूसरी, तो इस स्कीम को ज्यादा प्रमोट नहीं करी पिछले 7-8 साल से, इससे क्वेश्चन भी नहीं पूछा थी। AUM पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है AUM क्या होता है। AUM होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया था कि 3000 करोड़ रुपीज, 3000 करोड़ रुपीज अगर इन्वेस्ट हुए हैं किसी स्कीम में, तो फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग एसेट अंडर मैनेजमेंट। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। जो हमारा कैपिटल मार्केट शेयर मार्केट का पॉइंट हुआ था, आप लोगों ने कई सारे सवाल पूछे थे कि शेयर कैसा होता है, इक्विटी शेयर कैसा होता है, तो इस यूनिट में जो पीपीबी की यूनिट है उसमें कवर करेंगे हम लोग इसको। और ये फॉरेक्स से रिलेटेड भी है कुछ, क्योंकि उसमें भी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। ठीक है। जो चीज हमने कवर कर रही उसको हम यहाँ नहीं रोकेंगे। प्राइमरी मार्केट हमने कवर कर लिया था, सेकेंडरी मार्केट कवर कर लिया था, स्टॉक एक्सचेंजेस की बात कर दी थी मैंने, डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बता दिया था, स्टॉक ब्रोकर की बात हुई थी। हाँ, ये आया फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंस्ट्रूमेंट्स डेल्ट विद द सेकेंडरी मार्केट। मींस कि सेकेंडरी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, शेयर मार्केट, सेकेंडरी मार्केट का मतलब शेयर मार्केट होता है, ध्यान रखिएगा। प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है जब आईपीओ ऑफरिंग आता है, तो उसमें कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिनकी बात होती है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे सबसे पहले शेयर्स की, तो शेयर्स जो है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है, उनको हम शेयर्स के नाम से जानते हैं। तो इक्विटी जो होता है हिस्सेदारी, इक्विटी माने हिस्सेदारी, तो क्या इक्विटी में क्या बोला हुआ है, इक्विटी में बोला हुआ है is the ownership of interest in the company of holders of its common and preferred stock the various kind of। तो ये जो इक्विटी के टाइप हैं, तो इक्विटी के टाइप में सबसे पहले, इक्विटी में सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर, 1 नंबर आता है इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर का मतलब होता है, इसको हम नॉर्मल शेयर भी बोलते हैं, जो ऑर्डिनरी शेयर होते हैं उसी को हम इक्विटी शेयर के नाम से जानते हैं। It represents the form of fractional ownership। अब फ्रैक्शनल ओनरशिप क्या, 500 करोड़ की कंपनी है, आपने उसमें 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो हो सकता है 0.0005% आपका उसमें हिस्सेदारी हो। ठीक है, एज ए फ्रैक्शनल ओनर होते हैं हिस्सेदार। ठीक है।
और आपने उसमें क्या लिया हुआ, एंटरप्रेन्योरियल रिस्क लिया हुआ है। क्यों? जो भी कंपनी एक बिजनेस करेगी, एंटरप्रेन्योरशिप करेगी, तो उसमें होने वाले नुकसान, अगर नुकसान होगा तो आपका भी हो रहा है। द होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर आर मेंबर ऑफ द कंपनी एंड हैव वोटिंग राइट। देखो यहाँ एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो क्या हो गया, वो मेंबर है कंपनी का, और दूसरा इक्विटी शेयर वाले को वोटिंग राइट मिल गया। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो गया। A company may issue such shares with differential right for voting, payment of dividend। अब इसमें भी उसने बोला डिफरेंशियल राइट ऑफ वोटिंग का मतलब क्या हुआ? एक तो हुआ वीटो टाइप का, या उसका जो है ज्यादा हिस्सेदारी तो उसकी पावर ज्यादा हो जाएगी, और जो बहुत कम हिस्सेदारी वाला उसकी उस वोटिंग तो दे रहा है लेकिन उसकी पावर नहीं आ पा रही, तो वो शेयर्स के उसमें डिपेंड करेगा। दूसरा है इसमें राइट इश्यू या राइट शेयर, ये टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी का है, इक्विटी का मतलब हिस्सेदारी के। अब राइट इश्यू में क्या होता है और बोनस इश्यू में क्या होता है, इन दोनों को समझ लीजिएगा। देखो दोनों जो हैं एक एडिशनल शेयर आते हैं, एक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, एक विद कॉस्ट मिलता है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि एक दोनों ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलते हैं, यानी अगर आपके पास पहले से कुछ शेयर हैं कंपनी के, तो ही आप इन दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि आपकी लिए जो एलिजिबिलिटी है इन दोनों में तभी हो सकती है जब आपका पहले से, यानी पहले से शेयर है। दूसरा इसमें क्या है, नई सिक्योरिटी दी जाती है, यानी आपको राइट है, और इसमें भी न्यू सिक्योरिटी दी जाती है, लेकिन इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। बोनस बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व। अब कैसे होता है देखो, जैसे सपोज कीजिए कंपनी स्टार्ट हुई 500 करोड़ से, कंपनी को 20 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर 20 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो कुल अगर ऐड करेंगे तो कंपनी की जो कैपिटल वैल्यू कितनी हो गई, 540 करोड़। तो ये जो 40 करोड़ रुपीस आए, इन 40 करोड़ रुपीस का वो अगेन शेयर बांट के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे देती है। तो समझ में आई? बोनस शेयर क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कैसे होता है, जो आपने प्रॉफिट कमाया है उससे होता है, ठीक है। और राइट इश्यू में क्या है कि जो पहले से शेयर हेल्ड करते हैं उन्हीं को मिलता है, लेकिन ऑन कॉस्ट मिलता है, ऑन कॉस्ट मिलता है, ठीक है। चलो अगला है प्रिफर्ड स्टॉक एंड प्रिफर्ड प्रेफरेंस शेयर। तो प्रिफर्ड स्टॉक और प्रेफरेंस शेयर समझ लीजिएगा, दिस शेयर डू नॉट ऑफर वोटिंग राइट। तो पहली बात तो क्या है, प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट नहीं मिलता। ओनर ऑफ दिस शेयर आर एंटाइटल्ड टू ए फिक्स्ड डिविडेंड। तो जो प्रेफरेंशियल शेयर है तो फिक्स डिविडेंड मिलता है, और डिविडेंड कैलकुलेटेड एट ए फिक्स रेट टू बी पेड रेगुलरली बिफोर एनी डिविडेंड कैन बी पेड। अब देखो सुनो, इक्विटी शेयर को देने से पहले, यानी डिविडेंड जो होगा, अगर डिविडेंड का पेमेंट होगा तो फर्स्ट होगा किसको, प्रेफरेंशियल शेयर वाले को, सेकंड किसको होगा, आपके इक्विटी शेयर वाले को। अब इक्विटी शेयर में ये दोनों भी आएंगे, हाँ ध्यान रखना, राइट इश्यू और बोनस इश्यू। उसके बाद जो पेमेंट होता है कंपनी का कोई भी, वो इन सबसे पहले जो पेमेंट होता है कंपनी का, अगर कंपनी बंद हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, सेल हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो सबसे पहले जरा आप आंसर दीजिए, किसको पेमेंट होता है सबसे पहले? बैंक को सर, बैंक का है, डेब्ट फंड है तो उसको दे लेगी, या मतलब बैंक का हाँ, लोन है तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, जो भी लोन्स हैं वो पहले पेमेंट होते हैं। उसके अब बाद लोन्स में में डिविडेंड, लोन्स भी उनको होंगे, उनको लोन्स का पेमेंट मिलेगा जो उसकी प्रॉपर्टी को चार्ज किए हुए होंगे, चार्ज है, सिक्योरिटी चार्ज किए हुए। तो लोन्स वाले को बैंकों को मिलता है, दूसरा मिलता है जिन्होंने उस कंपनी के क्या रखे होंगे अपने पास, डिविडेंड, डिबेंचर। और डिबेंचर जो होते हैं, डिबेंचर के बारे में याद रखिएगा, डिबेंचर जो है एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के होते हैं, और डिबेंचर में कंपनी की प्रॉपर्टी चार्ज होती है। ये देखो लिखा हुआ, इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन देयर क्लेम्स रैंक बिलो द क्लेम ऑफ द कंपनी क्रेडिटर्स। तो
कंपनी के क्रेडिटर्स सबसे पहले आएंगे, फिर बॉन्ड होल्डर आएंगे, फिर डिवेंचर आएंगे, फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल शेयर आएगा, उसके बाद कौन सा शेयर आएगा? इक्विटी शेयर आएगा। शेयर ठीक है, चलो अब आया वो जो प्रेफरेंशियल शेयर है उनका क्यूमुलेट होना। क्यूमुलेट का मतलब होता है ऐड ऑन होते जाना। दिस इज ए टाइप ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर ऑन विच डिविडेंड एक्यूमुलेट इट रिमेन अनपेड। अब अभी हमने पहले बोला कि डिविडेंड पेमेंट होता है, वो कहता है कि मेरे को डिविडेंड पेमेंट नहीं करो, मुझे उतने के ही शेयर्स और दे दो। तो वो क्या हो रहा है? एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ऑल एरियर्स ऑफ प्रेफरेंसेस डिविडेंड हैव टू बी पेड आउट बिफोर पेइंग डिविडेंड ऑफ इक्विटी। और अगर डिविडेंड पे आउट होगा तो सबसे पहले प्रेफरेंसेस होगा, उसके बाद क्या होगा? इक्विटी को होगा। और आप इसको म्यूचुअल फंड से रिलेट कर पाएंगे? ये कौन सी स्कीम म्यूचुअल फंड में? बोलिए। डिविडेंड री-इन्वेस्ट बताया था मैंने, डिविडेंड री-इन्वेस्ट हो रहा है, ये जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस वाली स्कीम है। ठीक, नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल। ये बहुत ध्यान से रखना, इसमें फॉरेक्स में भी यूज होता है। कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल का मतलब है कि ये फ्यूचर में इक्विटी कैपिटल यानी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा शेयर जिसमें ऑप्शन हो कि 5 साल बाद या 10 साल बाद, उसमें ऑप्शन होता है कि इतने साल बाद आप अपने प्रेफरेंशियल शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर वेयर द डिविडेंड पेबल ऑन द सेम एक्यूमुलेट्स इफ नॉट पेड आफ्टर ए स्पेसिफाइड डेट, दिस शेयर विल बी कन्वर्टेड। तो कन्वर्ट का से मतलब ये होता है ऐसे शेयर जो फ्यूचर डेट में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको बोलते हैं कन्वर्टेबल शेयर। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, पार्टिसिपेटिंग, अभी ऊपर आपने देखा था कुछ प्रेफरेंशियल शेयर नॉन पार्टिसिपेटिंग थे, लेकिन कुछ प्रेफरेंशियल शेयर पार्टिसिपेटिंग भी होते हैं। और पार्टिसिपेटिंग होने का मतलब क्या है, यहां देखिएगा, दिस रेफर्स टू द राइट ऑफ सर्टेन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट। तो पार्टिसिपेट का मतलब है जो प्रॉफिट होगा उसमें इनकी हिस्सेदारी है। आफ्टर ए स्पेसिफाइड फिक्स डिविडेंड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर इट्स पेड, यानी एक तो उनको पहले से फिक्स डिविडेंड बताया था कि इतना मिलेगा आपको, उस फिक्स के ऊपर भी अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो उनका पार्टिसिपेशन मिलेगा उसमें। पार्टिसिपेशन राइट इज लिंक्ड विद द क्वांटम ऑफ डिविडेंड पेड ऑन द इक्विटी शेयर ओवर एंड अबव अ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड लेवल। तो कुछ लेवल के बाद अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो उसमें भी इनका पार्टिसिपेशन रहेगा। नेक्स्ट है सिक्योरिटी रिसीट। सिक्योरिटी रिसीट से मतलब क्या होता है, जब भी आप कहीं मनी इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या इश्यू होता है, एक सिक्योरिटी रिसीट इश्यू होती है। तो उसे बोलते हैं रिसीट और अदर सिक्योरिटी इश्यूड बाय सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और ए रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। कोई बता सकता है ये जो 2 वर्ड आए ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड है? ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन सरफेसी के ARC जो कंपनी होती है वो जो सिक्योरिटी रिसीट है उसकी बात कर रहा है हम। ठीक है, यहाँ पे। और ये क्या है, कोई भी QIB को इशू करता है। आप सुनिएगा जरा इसको, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक रिकैप करता हूँ उसका। जो ARC कंपनी होती है, ARC कंपनी QIB और QIB क्या देता है इस कंपनी को? बहुत सारा क्या देता है QIB? क्या देता है? सिक्योरिटी फंड पैसा देता है। फंड, इस पैसे से वो क्या खरीदता है? बैड लोन, बैड लोन खरीदता है। बैड लोन खरीदता है। और ARC क्या है, उसको बदले में एक वो देता है, रिसीट देता है कि भैया मैंने आपका इतना पैसा ले रखा है। ठीक है, और जब बैड लोन बिकता है तो वो जो पैसा है, कुछ पैसा ARC रखता है और कुछ पैसा QIB को वापस करता है और सिक्योरिटी रिपोर्ट जो रिसीट होती है वापस देता है। ये बात समझ आ गई पूरी? ठीक है, आगे देखिए। सर QIB मेन रूप से होता क्या है सर? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। मैं बताता हूँ, ऐसा होता है कि जब हम इसको बात कर रहे थे, शेयर मार्केट में कोटा होता है ना सबका, तो एक तो इंडिविजुअल आदमी होता है, एक अमीर आदमी होता है, इसके अलावा एक बहुत अमीर आदमी होते हैं। बहुत अमीर का मतलब बहुत जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी होती हैं, बहुत सारे फंड्स होते हैं, PFRDA होता है, इनके पास बहुत पैसा होता है, 10,000 करोड़ 5,000 करोड़। ये अपना पैसा अल्टीमेटली लगाते शेयर मार्केट में ही है।
तो सेबी इनमें से कुछ लोगों को QIB का दर्जा देता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जिनकी वजह से शेयर मार्केट चल रहा है, ऐसे कह सकते हैं आप। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात आती है। दीज आर सोवरेन क्रेडिट रिस्क फ्री। अब देखो, कोई भी कंट्री अगर कोई रिसीट इश्यू करती है तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और वो क्रेडिट रिस्क से फ्री होती है। कूपन बियरिंग का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसमें। इंस्ट्रूमेंट विच आर इश्यूड बाय द कौन, RBI ऑन बिहाफ। देखो, RBI जो भी सिक्योरिटी इशू करता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट में करता है, इन लिeu ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट को मार्केट से पैसा चाहिए तो वो सीधे पब्लिक के पास नहीं आती, RBI को बोलती है मेरे लिए पैसा उधार इकट्ठा करो। ठीक है, दी सिक्योरिटी हैव अ फिक्स्ड कूपन that is paid on specific dates on half yearly basis. These security are available in the wide range of maturity dates from short term। ये वाला जो पॉइंट है, इस तरह के कुछ पॉइंट्स आपके CIB से डायरेक्ट लिंक है। ट्रेजरी प्रोडक्ट का जो चैप्टर है आपका, वहां पर ये पॉइंट्स नोट किए जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म होता है लेस देन 1 ईयर वाले, लॉन्ग डेटेड क्या होता है, जो अप टू 30। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैक्सिमम 30 ईयर तक होती है। ठीक है, और गवर्नमेंट इश्यूज जीरो कूपन बॉन्ड और सिक्योरिटी टू। यहां तो इसने बोला हुआ था कूपन बॉन्ड, यहां बोला जीरो कूपन 0%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का जिक्र होता ही नहीं है। वो कहती है गवर्नमेंट कि आप 990 रुपीज जमा करो, आफ्टर 2 ईयर आप 1200 ले लो, कोई इंटरेस्ट का जिक्र नहीं है। ठीक है, चलो अब डिवेंचर और बॉन्ड का फर्क समझ लीजिए। डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर आर बॉन्ड इशूड बाय द कंपनी बियरिंग ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली ऑन स्पेसिफिक डेट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट रिपेबल ऑन ए पर्टिकुलर डेट ऑन रिडम्पशन ऑफ द डिवेंचर। डिवेंचर आर नॉर्मली सिक्योर्ड चार्ज अगेंस्ट द एसेट। मैंने बोला था ना कि डिवेंचर में कंपनी के एसेट चार्ज रहते हैं, यानी किसी ने अगर डिवेंचर ले रखा है तो उस डिवेंचर के बदले में उसने उस कंपनी में, उसमें जो भी सामान है उस पर अपना हक है उसका। ठीक है, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं, नेगोशिएबल सर्टिफिकेट है, एविडेंसिंग ये एक तरह से कर्जा है, लोन है ये। हेलो सर, ये क्या डिवेंचर का टाइम क्या होता है सर, इसका मैक्सिमम मिनिमम कितना समय का होता है सर ये? डिवेंचर का टाइम जी सर, ये जो है लॉन्ग टर्म होते हैं सब। लॉन्ग टर्म मतलब मींस कितने समय तक होगा, मैक्सिमम कितना समय? इसका जो है मुझे इसकी जानकारी है नहीं। डिवेंचर गवर्नमेंट का तो 30 इयर्स तक होता है लॉन्ग टर्म में। चलो हम इसमें इंटरनेट में बाद में देखेंगे। ठीक है, बॉन्ड क्या है, अ बॉन्ड डेट सिक्योरिटी जनरली इश्यूड बाय कंपनी म्यूनिसिपैलिटी। अब देखो, अब इसमें कंपनी का नाम आया, म्यूनिसिपैलिटी और गवर्नमेंट एजेंसी, तो ये सब लोग कर सकते हैं। अ बॉन्ड इन्वेस्टर lends money to the issuer and the exchange the issuer promise to repay the loan amount on a specified maturity date. The issuer usually pay the bondholder periodic interest payment over the life of the loan. अब ओवर द लाइफ ऑफ द लोन, जैसे भी आपने क्वेश्चन पूछा था कितने समय का होता है, तो जितने का वो 10 साल का बॉन्ड आया है, 20 ईयर का बॉन्ड है, 30 ईयर का बॉन्ड है, उस दिन तो मैडम ने bond है क्लास सर, मैं आपको रोक रहा हूँ सर, उस दिन मैडम ने क्लास ली थी, उसमें उन्होंने ये बताया था कि पहले इनकी कोई लिमिट नहीं हुआ था कितने साल पे हो सकता है, लेकिन कंपनी ने 2013 में इसको अमेंड करके 20 ईयर कर दिया है मैक्सिमम। अच्छा, तो चलो ठीक हो गया। देखो एक जानकारी हमको मिल गई कि 20 ईयर तक के बॉन्ड्स हो सकते हैं। डिवेंचर या बॉन्ड? बट दोनों ही सर, दोनों ही। अच्छा, दोनों। हाँ। अच्छा, फर्क उसमें जो बेसिकली फर्क है, एक सिक्योरिटी तो जो बॉन्ड्स हैं उसमें गवर्नमेंट एजेंसी का रोल रखते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए यूज होते हैं, जबकि डिवेंचर जो है कंपनी किसी भी काम के लिए ले लेती है। ठीक है, अच्छा बॉन्ड्स के टाइप आ गए यहाँ पे। तो इसमें बॉन्ड में पहला है कूपन बॉन्ड। तो कूपन बॉन्ड अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, कूपन बॉन्ड का मतलब ऐसा बॉन्ड जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का जिक्र होता है, उसको कूपन बॉन्ड। These are normal bonds which the issuer pay the investor interest at predetermined rate known as coupon. ठीक है, the maturity of the bond is known as the by period by which it is issued in the secondary market. Since the interest income is fixed to the face value,
These bond are traded at yield to maturity based. अब yield to maturity का मतलब क्या है कि जो भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वहां उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है बॉन्ड की, उसके हिसाब से आ रहा है यहाँ पे। जीरो कूपन बॉन्ड में वो इंटरेस्ट की बात ही नहीं करता है। दिस बॉन्ड, जहां भी जीरो कूपन बॉन्ड आएगा तो वहां पे क्या आएगा, डिस्काउंट आएगा। अभी देखो मैंने अभी थोड़ा देर पहले यहाँ एग्जांपल दिया था, एक ये वाला दिया था एग्जांपल, 990 रुपीज का बॉन्ड आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको मिल कितने रहे हैं 1200, तो उसमें इंटरेस्ट की बात ही नहीं कर रहा है, डिस्काउंट रेट में आप परचेज कर रहे हैं उसको। और रिपेड एट फेस वैल्यू, तो जितना उसमें, अगर उसमें 5000 छपा हुआ है तो आपको 5000 मिलेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप करेंगे 4900 रुपीज मान लिया, कुछ ऐसी एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया, ठीक है। नो पे, और उसमें कोई भी पीरियडिक इंटरेस्ट पेड नहीं होता, जबकि इसमें पीरियडिक इंटरेस्ट पेड होता है। द डिफरेंस बिटवीन इश्यू प्राइस एंड द रिटर्न प्राइस रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द होल्डर, यानी इस वाले की बात करेंगे तो इसमें इसको कितना इन रिटर्न हुआ, 100 रुपीज का रिटर्न, ठीक। नेक्स्ट है कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो कन्वर्टेबल जैसे पहले बताया था, कोई भी शेयर कन्वर्ट होना या बॉन्ड कन्वर्ट होना, वो शेयर में, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होता है। तो बॉन्ड इज गिविंग द इन्वेस्टर द ऑप्शन टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू इक्विटी एट ए फिक्स कन्वर्जन प्राइस इज रेफर टू द कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो जो आपने बॉन्ड ले रखे हैं उन पैसों को, सपोज कीजिए किसी ने 50,000 के बॉन्ड ले रखे हैं, तो कंपनी ने कहा कि आफ्टर 5 ईयर आप चाहें तो इसको कन्वर्ट करा सकते हैं, तो उस 50,000 का पहले तो इंटरेस्ट देती रहेगी रेगुलर, लेकिन जिस दिन वो 5 साल होंगे उस समय पर जो भी रेट होगा, फिक्स कन्वर्जन प्राइस होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाएंगे, शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक। कॉमर्शियल पेपर हमने उस फर्स्ट यूनिट में कवर कर लिया था। अच्छा, अब देखो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें से अक्सर जो है क्वेश्चन, कुलदीप जी ने आंसर दिया है यूट्यूब में, डिबेंचर टेन्योर इज मोर देन 10 ईयर्स। तो डिबेंचर कम से कम 10 ईयर का होता है, ठीक है। बाकी आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने किसी से, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, मैंने बोला कि ये जो सेबी का जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, वो सेबी क्या क्या काम करती है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है जो नॉर्मल क्वेश्चन से अलग हटके है। तो इसमें क्या है, ऑल सिक्योरिटी इशूड बाय द पब्लिक इशू मस्ट बी लिस्टेड वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज। तो वो बताया था कि जब भी प्राइमरी मार्केट से या पब्लिक से पैसा लेंगे तो सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज में उसे कहीं ना कहीं लिस्ट करेंगे। द इश्यू ऑफ डेट सिक्योरिटीज हैविंग अ मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 365 days by company including listed companies which have any of their securities either as secure equity or debt offered through the an offer document and listed on a recognized stock exchange। तो यहाँ ये बोल रहा है कि जो भी सिक्योरिटीज होती हैं वो मोर देन 365 जो डेज की सिक्योरिटी होती हैं वो कहाँ पर, किसी कंपनी में लिस्टेड रहती हैं। ऑन ए प्राइवेट प्लेसमेंट basis must comply with the condition prescribed by the SEBI from time to time getting them listed in the stock exchange। अब देखिए प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट में हमने बताया था जहां पर एंट्री लिमिटेड होती है और नॉट फॉर ऑल, नॉट फॉर ऑल, ऑल का मतलब जैसे ही आएगा तो पब्लिक के लिए नहीं है, किसी प्राइवेट पार्टनर्स के लिए वहां पर है, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। और इसमें ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, आप जितने का शेयर लेते हैं या बाई करते हैं या सेल करते हैं, अगर आप सिक्योरिटी बाई सेल करते हैं तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसमें आपको एक टैक्स लगा दिया और वो 0.1% 13-14 में था, अभी आप देख लीजिएगा। इससे क्या फायदा होता है गवर्नमेंट को, एक तो टैक्स रिवेन्यू आती है, पर गवर्नमेंट का पर्पज टैक्स रिवेन्यू अर्न करना नहीं है। गवर्नमेंट का पर्पज है कि अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो कुछ पीरियड तक रखे रहने दे अपने इन्वेस्टमेंट को। जरा बताइए कि इन्वेस्टमेंट को पीरियड के लिए रखे रहने से क्या फायदा होता है। अगर कोई बंदा अपना इन्वेस्टमेंट रखे रहने दे शेयर मार्केट में
तो गवर्नमेंट को क्या फायदा होता है उससे? गवर्नमेंट को फंड अवेलेबल रहता है तब तक। नहीं, गवर्नमेंट तो कंपनी उस फंड ले ही पैसे नहीं रही को है। यूज कर सकती, हाँ, जिस भी कंपनी कैपिटल जो है कंपनी का लॉन्ग टर्म चलता है, हाँ लॉन्ग टर्म चलेगा तो स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, प्रॉफिट देगी कंपनी, प्रॉफिट देगी कंपनी, और प्रॉफिट देगी तो उसके साथ टैक्स आएगा एम्प्लॉयमेंट सरकार देगी के पास। कंपनी, एम्प्लॉयमेंट देगी कंपनी। तो ये सब चीजें होती हैं उसमें, ठीक है। अच्छा, ये दो चार अभी टर्मिनोलॉजी आ रही है शेयर मार्केट के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोलिंग सेटलमेंट। रोलिंग सेटलमेंट का मतलब होता है कि जो पैसा आ रहा है या जा रहा है वो कितने दिनों में आएगा। तो क्या है, ट्रेड्स एक्सिक्यूटेड ड्यूरिंग द डे आर सेटल्ड बेस्ड ऑन द नेट ऑब्लिगेशन फॉर द डे। अब नेट ऑब्लिगेशन का मतलब कितने आए कितने गए, तो इक्वल टू प्लस है या माइनस है। प्रेजेंटली ट्रेड्स pertaining to the rolling settlement are settled on T+2 basis। तो आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं उसका सेटलमेंट T+2 जिस दिन आप ट्रांजेक्शन उससे 2 दिन तक। वेयर स्टैंड्स फॉर द ट्रेड डे, यानी T का मतलब ट्रेड डे। ट्रेड्स एक्सिक्यूटेड ऑन मंडे हेंस टिपिकली सेटल्ड ऑन वेडनेसडे कंसीडरिंग 2 वर्किंग डे फ्रॉम द ट्रेड डे। The funds and security pay in and pay out are carried out on T। अब pay in day और pay out day क्या होता है, इसको समझ लीजिएगा। पे इन का मतलब होता है आना, पे आउट का मतलब जाना। तो स्टॉक एक्सचेंजेज में, स्टॉक एक्सचेंज में या तो क्या आता है, रुपया आता है, या क्या आती है बताओ तो ना, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। भाई अगर आप अपना शेयर बेचेंगे तो कंपनी को, स्टॉक एक्सचेंज को क्या देंगे, सिक्योरिटी देंगे। और सिक्योरिटी के बदले में स्टॉक एक्सचेंज आपको क्या देगा, मनी। मनी देगा। तो स्टॉक एक्सचेंज में या तो मनी आएगी या सिक्योरिटी आएगी। तो जो भी डे में चाहे वो मनी आए या सिक्योरिटी आए उसको बोलते हैं पे इन डे। पे इन डे इज द डे व्हेन द ब्रोकर मेक्स पेमेंट, यानी रुपया देता है, और डिलीवरी ऑफ क्या करता है, सिक्योरिटी। किसको, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। पे आउट डे इज, अब पे आउट में क्या है, व्हेन एक्सचेंजेस मेक्स पेमेंट, यानी उससे पेमेंट जाता है बाहर, या क्या जाता है, सिक्योरिटी जाती है, और डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी टू द ब्रोकर। समझ में आई बात। सेटलमेंट साइकिल इज ऑन T+2 रोलिंग सेटलमेंट बेस्ड ऑन, यहां से द एक्सचेंज हैव टू इंश्योर दैट द पे आउट ऑफ द फंड्स एंड द सिक्योरिटी टू द क्लाइंट इज डन बाय द ब्रोकर विद इन 24 आवर ऑफ द पे आउट। अब सुनिएगा जरा, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा कि जब स्टॉक एक्सचेंज ने ब्रोकर को दे दिया तो ब्रोकर अपने पास ना रख ले फंड, उसको 24 आवर में किसको देना पड़ता है, इन्वेस्टर को, चाहे वो सिक्योरिटी देनी हो चाहे वो पैसा देना हो। द एक्सचेंज विल हैव टू इश्यू द प्रेस रिलीज इमीडिएटली आफ्टर द पे आउट। और जब भी एक्सचेंज पे आउट करता है तो प्रेस रिलीज करता है कि आज हमने इसका पेमेंट कर दिया। ठीक, ऑक्शन में क्या होता है देखो, इट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एक्सचेंज फॉर बोथ लेग्स। अब ऑक्शन में क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए एक है बायर और एक है सेलर, ठीक है। सेल वाला अपनी सिक्योरिटी यहां देता है, ठीक है, और बायर जो है इसको क्या देता है, पैसा देता है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि सेलर ने सिक्योरिटी दे दी लेकिन बायर पैसा नहीं दे पाया, तो इस कंडीशन में जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, इस कंडीशन में ये चीज फेल हो गई तो स्टॉक एक्सचेंज पेमेंट करता है किसको, सेलर को। सेलर को। अब ये सिक्योरिटी क्या होगी, सरप्लस हो गई उसके पास, तो ऐसी सिक्योरिटी का वो क्या कर देता है, ऑक्शन करता है। अब देखिए, इट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एक्सचेंज दैट बोथ लेग्स ऑफ द ट्रांजेक्शन नेमली कैश और सिक्योरिटी आर अवेलेबल फॉर सेटलमेंट। मैंने बताया दो, एक तो ये वाला है पॉइंट और एक है ये वाला पॉइंट।
ये दोनों रहनी चाहिए, यानी 1 = 2 होना चाहिए। अगर ये 1 = 2 नहीं है, एंड देयर इज नो बैड डिलीवरी, नो बैड डिलीवरी का मतलब या तो पैसा नहीं आया, यानी खरीदने वाले ने हाथ खड़े कर दिए, या बेचने वाले ने सिक्योरिटी नहीं दी, प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। इन केस फेलियर ऑफ डिलीवरी बाय ए मेंबर, द एक्सचेंज परचेजेस द रिक्विजिट क्वांटिटी इन द ऑक्शन मार्केट एंड गिव्स देम टू द बाइंग। अब देखो, जो खरीदने वाला है अगर उसने पैसे दे दिए तो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए उसको। अगर वो सिक्योरिटी नहीं मिल पाई तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, ऑक्शन मार्केट से खरीद करके उसको देगा। द शॉर्टेज आर met through the auction process and the difference in the price indicated in the contract note and the price received through the auction is paid by the member to the exchange। अब सपोज कीजिए इसने 100 रुपीज पेमेंट किए कि मुझे 1 शेयर मिलना है। पता लगा मार्केट में वो शेयर कितने का मिला, 108 का मिला। तो 8 रुपीज कौन देगा भाई? 100 रुपीज तो मिल गए इसको, 8 रुपीज ये देगा। एक्सचेंज नहीं, एक्सचेंज नहीं, एक्सचेंज को देगा, वो अच्छा। देगा जिसने डील में प्रॉमिस किया था। ब्रोकर, हाँ, ब्रोकर, विच इज देन लायबल टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द क्लाइंट। ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम समझ लीजिए, विच इनेबल्स लैंडिंग ऑफ आइडल सिक्योरिटी। अब गवर्नमेंट के पास, उसके पास, एक्सचेंज के पास हो सकता है बहुत सारी सिक्योरिटीज पड़ी हो, बाय द इन्वेस्टर टू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड अर्निंग अ रिटर्न थ्रू द सेम। फॉर सिक्योरिटी बोरोविंग एंड लैंडिंग स्कीम, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जानते हो, जो इनकी क्लियरिंग, CCIL, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो आपका जितना भी क्लियरिंग होता है, सेटलमेंट क्लियर करता है, सिक्योरिटीज के लिए, मनी मार्केट में सिक्योरिटीज होती है उनकी करता है। ठीक है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज वुड बी नोडल एजेंसी and to be registered as the approved intermediaries. The clearing corporation can borrow on behalf of the member security for the purpose of meeting shortfall। यानी अगर मेंबर कहता है कि मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, तो जो एक्सचेंज है वो एक्सचेंज क्या करता है, कहीं से अरेंज करता है उसके लिए। द डिफॉल्टिंग सेलिंग ब्रोकर्स में मेक डिलीवरी विद इन द पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड बाय। अब क्या हुआ, जैसे सपोज कीजिए, मैं बताता हूँ इसको आपको, कि एक जो सेलर है उसको सिक्योरिटी देनी थी, 5 शेयर्स देने थे, ये नहीं दे पाया, तो इसका अरेंजमेंट कौन करेगा, ये जो एक्सचेंज है ये करेगा। और वो एक्सचेंज क्या करेगा, कहीं से उस सिक्योरिटी को बोरो करेगा और दे देगा। कब तक के लिए, जब तक कि वो सेलर अरेंज करके नहीं देता है। इन द इवेंट ऑफ द डिफॉल्ट सेलिंग ब्रोकर failing to make the delivery within the specific period, the clearing corporation has to buy the securities from the open market and return the same to the lender within 7 trading days. In case of an inability to purchase the security from the market, the transaction shall be closed out. चलिए, अच्छा, अब यहाँ पर किस किस तरह के इश्यूज आते हैं कैपिटल मार्केट में, कौन कौन से इशू आते हैं। इशू का मतलब है IPO आता है, FPO आता है, क्या क्या आता है। तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि सबसे पहले तो आपने IPO सुना था कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आती है। फिर अगर किसी कंपनी का पहले IPO आ चुका है तो फिर दोबारा IPO टाइप का लाना चाहती है, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, फर्दर फॉलो ऑन पब्लिक। तो हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऑफर आते हैं। तो इसमें बोला हमने कि पहले IPO आता है, IPO के बाद अगर कोई कंपनी को और रिक्वायरमेंट फंड की होती है तो उसको बोलते हैं फॉलो ऑन या फर्दर पब्लिक ऑफर बोलते हैं। ठीक है। इन अ पब्लिक ऑफरिंग द इश्यूअर मेक्स एन ऑफर फॉर द न्यू इन्वेस्टर टू एंटर इट्स शेयर होल्डिंग फैमिली। द इश्यूअर कंपनी मेक्स डिटेल्ड डिस्क्लोजर एज पर द डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइन बाय द। अब इसमें क्या है, जो भी इन्वेस्टर, जो भी पब्लिक इश्यूअर कंपनी होती है, वो इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसमें सारी चीजें ऑफर डॉक्यूमेंट में देती है। ठीक है। FPO जो होता है वो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी ही ला सकती है, और जबकि IPO क्या होता है,
वो अनलिस्टेड कंपनी भी ला सकती है, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी जब आईपीओ लाती है, आईपीओ लाने के बाद वो लिस्टेड होना मस्ट होता है। तो आईपीओ जो ला रही है वो अनलिस्टेड और लिस्टेड दोनों हो सकती है, लेकिन आईपीओ लाने के बाद उसे मस्ट है कि लिस्टेड होना पड़ेगा। यानी अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो उसे क्या होना पड़ेगा, लिस्टेड होना पड़ेगा। हाँ, अभी हमने पीछे बोनस इश्यू पढ़ा था, राइट इश्यू पढ़ा था, तो राइट इश्यू में देख लीजिए, राइट इश्यू के लिए क्या है, when listed company proposes to issue fresh security to its existing shareholder, बताया था हमने, the right are normally offered in the particular ratio to the number of security। अब particular ratio मतलब जैसे जिसके पास 100 शेयर है, कंपनी ने बोला सबको मैं 5 राइट इश्यू दूंगी, राइट इश्यू के शेयर मिलेंगे, तो वो रेशियो फिक्स कर देते हैं कितना हम देंगे, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट प्लेसमेंट की बात कही थी यहाँ पे, इज एन इश्यू ऑफ शेयर होल्डर शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटी बाय कंपनी टू ए सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ ए पर्सन। मैंने बताया था ना कि वो बहुत लिमिटेड लोग, पब्लिक के लिए नहीं है, नॉट फॉर पब्लिक, नॉट फॉर पब्लिक के लिए। दिस इज ए फास्टर वे फॉर ए कंपनी टू रेज इक्विटी का, और ये प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या फास्टर वे है, उसके लिए क्या उसे आईपीओ जैसा नहीं लाना पड़ता है। आईपीओ जैसा लाएगी तो बहुत सारी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, बहुत सारा वो करना पड़ेगा, तो इसलिए क्या है ये इस तरह चलता है। चलिए अब बात करते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट की। तो जैसे हमने बोला प्राइवेट प्लेसमेंट, तो प्राइवेट प्लेसमेंट तो हो गया किसके लिए, एक लिमिटेड ग्रुप के लिए हो गया, लिमिटेड ग्रुप के लिए हो गया, ठीक है। अब क्यूआईपी में क्या है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, यानी जो इन्वेस्टर होंगे वो कैसे होंगे, एक इंस्टीट्यूशनल होंगे, म्यूचुअल फंड होगा, इंश्योरेंस कंपनी होगी, इस तरह से। इज ए प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स और सिक्योरिटीज कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर बाय ए लिस्टेड कंपनी और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ओनली। तो जब क्यूआईबी परचेज करेगा तो उसको बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, और जब नॉट फॉर पब्लिक होगा तो उसे बोलेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, और अदरवाइज तीसरा वाला होगा पब्लिक प्लेसमेंट। ये तीनों बातें जो है क्लियर हो गई आपको? एक बार रिपीट कर देना सर। ये वाले तीनों पॉइंट, हाँ हाँ। तीनों पॉइंट बताता हूँ। देखो इन्वेस्टर कौन कौन होते हैं, इन्वेस्टर एक तो होता पब्लिक जी, ठीक है, एक होता है प्राइवेट, और एक होता है क्यूआईबी। इंस्टीट्यूशनल। अगर पब्लिक इन्वेस्ट करेगी तो उसे बोलते हैं आईपीओ, अगर प्राइवेट करेगा तो उसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, और सिर्फ क्यूआईबी करेगा तो उसे बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ठीक है। सर ठीक है। और इसमें भी एक चीज और बता दूं मैं, आईपीओ में आपके पास तीनों ऑप्शन होते हैं। तीनों ऑप्शन का मतलब रिटेल इन्वेस्टर, एचएनआई, और तीसरा कौन सा होता है, एफआईआई। एफआईआई तो इसमें आ जाएगा ना आपका, एफआई इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, हाँ सर। वो जो क्यूआई का मतलब है इंस्टीट्यूशनल। तो जब आईपीओ आता है तो आईपीओ में इतने लोग रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और सिर्फ प्राइवेट लोग अगर परचेस करने वाले होंगे तो कौन है, प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। और अगर सिर्फ क्यूआईबी को बुला रहा वो तो उसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये एक बात और है कि ये जब जल्दी से पैसा चाहिए होता है तब इनको याद किया जाता है, और बहुत आराम से पैसा चाहिए तो इसमें वो करता है। चलो अब कैपिटल इशू लाना है तो क्या उसके नॉर्म्स हैं, कौन कैपिटल इशू ला सकता है, अगर आपको मार्केट से पैसा उठाना है तो क्या हो सकता है। तो पहली बात तो है कि उसको कंपनी मेकिंग ए पब्लिक इशू और लिस्टेड कंपनी मेकिंग ए राइट इशू। तो पहली बात यहाँ पे क्लियर होती है कि राइट इशू कौन ला सकता है, जो पहले से लिस्टेड हो, पब्लिक इशू जरूरी नहीं लिस्टेड हो। तो वो कम से कम 50 लाख की रिक्वायरमेंट लाएगी तभी वो ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के साथ देगी और सेबी उसको परमिशन दे सकती है।
और वैलिडिटी पीरियड कितना होता है? ऑब्जर्वेशन लेटर इज ओनली 3 months. द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सेबी ऑब्जर्वेशन लेटर, यानी कि उसको क्या लाना पड़ेगा? विद इन उसमें एक आईपीओ लाना पड़ेगा प्लस 3 months. ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 21 days और प्लस 3 months करके, ठीक है. देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर फाइलिंग एनी ऑफर डॉक्यूमेंट. किस केस में? इन केस ऑफ द प्रेफरेंशियल शेयर का ला रहे हैं तो, या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट. तो सेबी से पूछने की जरूरत नहीं है आपको कोई ऑफर डॉक्यूमेंट. मैंने बोला ना फास्ट प्रोसेस होता है. इन QIP द मर्चेंट बैंकर हैंडलिंग द इश्यू हैज टू फाइल ए कॉपी ऑफ द प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट विद सेबी पोस्ट अलॉटेड फॉर रिकॉर्ड. अब पोस्ट अलॉटेड का मतलब उसने 500 करोड़ रुपए चाहिए थे, एक QIP ने या 2-3 QIP ने मिलकर इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसके बाद वो विल सबमिट क्या? डॉक्यूमेंट. जरा बताइए कहां सबमिट करेगा ये? सेबी सेबी को करेगा. डॉक्यूमेंट हमेशा सेबी को होगा, ठीक है. द मर्चेंट बैंक्स आर स्पेशलाइज्ड इंटरमीडियरीज हु आर रिक्वायर्ड टू. और मर्चेंट बैंक जब भी आ रहा है तो इसका कंट्रोल कौन करता है? सेबी सेबी करता है. इसमें आप बैंक RBI मत कर दीजिएगा, ठीक है. Display due diligence and ensure that all the requirement of DIP are complied with while submitting the draft offer document SEBI. Any non-compliance on their part attracts penalty. अगर वो नहीं करेंगे तो penalty लगेगी in terms of SEBI merchant banker regulation. The draft offer document filed by the merchant banker is also placed on the website of the public comment. Website पे भी डाल दिया था. Officials of SEBI at various level. सेबी वाले लोग ये सब देखते हैं कि DIP गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही. ऑफर डॉक्यूमेंट मींस प्रोस्पेक्टस इन केस ऑफ द पब्लिक इशू, और ऑफर फॉर सेल एंड लेटर ऑफ ऑफर इन केस ऑफ द राइट इशू. सुन लीजिएगा, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पब्लिक इशू आएगा तो उसको बोलते हैं हम प्रोस्पेक्टस, और अगर राइट इशू आएगा तो उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल OFS, या उसको बोलते हैं LOO लेटर ऑफ ऑफर, ठीक है. और ये कहाँ फाइल होता है? ROC में फाइल होता है और स्टॉक एक्सचेंज में. एन ऑफर डॉक्यूमेंट कवर्स ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू हेल्प एन इन्वेस्टर टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो ऑफर डॉक्यूमेंट से उसे डिसीजन मिल जाता है कि क्या होता है, ठीक है. अच्छा, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के लिए मैंने बताया था कि एटलीस्ट 21 डेज तक सेबी के पास रहता है. 21 डेज में जो पहले बताया था, उसी के बाद आप अपना इश्यू ला सकते हैं, लेकिन कितने दिनों में? 3 months 3 months के अंदर लाना पड़ेगा आपको, ठीक है. हाँ, ये क्वेश्चन आया था एक बार पीछे कि RHP क्या होता है. देखो, RHP और ऑफर डॉक्यूमेंट सेम होता है, बस फर्क ये होता है कि इसमें 3 चीजों में से एक चीज गायब रहती है. क्या क्या चीज है उसमें? देखो, या तो प्राइस या अमाउंट. नंबर ऑफ शेयर. amount 3 चीज में से एक चीज मिसिंग होगा. सपोज कीजिए कंपनी कहती है कि मुझे 500 करोड़ का IPO लाना है, तो वो हो सकता है कि प्राइस के बारे में बात ही ना करे. या वो कंपनी कह सकती है कि मुझे 10 लाख शेयर फ्लोट करने हैं, या कंपनी कह सकती है कि मुझे पर शेयर 10 रुपीज का. तो 3 टर्म होती हैं, इनमें से एक भी नहीं है. अगर एक भी कम है तो उसको हम RHP बोल देते हैं. This means that in case the price is not disclosed, the number of shares and the upper and lower price are disclosed. तो अगर वो प्राइस नहीं देगा तो वो ऐसे देगा 9 to 11, यानी इसको बोलते हैं कौन सा? ये अपर एंड लोअर प्राइस बैंड्स बोलते हैं, ठीक है. ऑन द अदर हैंड एन इशूअर कैन स्टेट द इशू साइज. इशू साइज का मतलब ये आ गया. And the number of shares are determined later. An RHP for an FPO का मतलब further offer can be filed with the ROC without the price band. तो FPO के केस में कोई RHP बिना प्राइस बैंड के सबमिट हो सकती है. In such case, the floor price of the price band will be notified by way of an advertisement
1 डे प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द इशू, जिस दिन ओपन होगा इशू। क्योंकि देखो आईपीओ के केस में तो लिस्टिंग होता है, यानी पता लगेगा पब्लिक को आज 9 रुपए का शुरू हो गया, लेकिन एफपीओ के केस में पब्लिक को पता है कि प्राइस क्या है। तो जिस दिन इशू खुलेगा उसके एक दिन पहले ही बताएंगे कि आपका जो प्राइस है वो इतना फिक्स हुआ है। इन केस ऑफ द बुक बिल्ट इशू इट इज द प्रोसेस ऑफ द प्राइस डिस्कवरी। ये हमने बताया था कि जब भी लोअर और अपर प्राइस के साथ पब्लिक इशू आता है तो उसको बोलते हैं बुक बिल्डिंग इशू। और इसमें क्या है, ऑक्शन प्रोसेस होती है कि आप लोग बिडिंग कर रहे हैं कि हम कितने का शेयर लेंगे। सच डिटेल्स आर thus not shown in RHP filed ROC terms of the, तो ROC के बारे में बताया कि ये चीजें उसमें नहीं होती। ठीक है। अच्छा, अब प्राइसिंग ऑफ इशू कैसे होता है? प्राइसिंग ऑफ इशू में जब वो कंपनी मार्केट में लाती है अपना आईपीओ, सपोज कीजिए कंपनी ने इकट्ठा कर लिया 10,000 रुपीज इकट्ठा कर लिया, 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया। अब जिस दिन वो ओपन होगा उस दिन उसकी डिमांड क्या आती है। जैसे आपने कोई अभी आईआरसीटीसी का आईपीओ आया था, आप नहीं ले पाए, हमने कहा अरे बड़ा अच्छा आईपीओ मिस हो गया, तो डिमांड रेज करेंगे। ऐसी सेल करने वाला कह रहा है मैंने गलत आईपीओ ले लिया, तो वो जो डिमांड और जो सेल होगी, बाई और सेल होगी, उससे प्राइस डिस्कवरी से लिस्ट हो जाता है फिर वो। ठीक है। एन इशूअर कंपनी इज अलाउड टू फ्रीली प्राइस द इशू। The basis of the issue price is disclosed in the offer document, where the issuer disclosed the detail about the qualitative and quantitative factor of justifying the issue price। तो वो कंपनी जो होती है जब आईपीओ आता है तो उस समय इशू प्राइस कैसे तय करती है कि हमने इतना अच्छा काम किया, पहले क्या किया, वो इस तरह इशू करती है। ठीक है। द इशूअर कंपनी कैन मेंशन द प्राइस बैंड 20%। ये टॉप और उसका बॉटम का हमने बता दिया था पहले से। तो या तो पहले से दे देगी या टॉप बॉटम प्राइस दे देगी। थर्ड है बुक बिल्डिंग में क्या है? बुक बिल्डिंग ए प्रोसेस इज अंडरटेकन by which a demand for a security is proposed to be issued by a corporate body is elicited or built up, and the price for the security is assessed by on the basis of the bids open। तो बुक बिल्डिंग में क्या है? बिड बेसिस होता है, बेसिस ऑफ द बिड्स प्राइसेस डिस्कवरी होती है। इन ए बुक बिल्ट इशू एलोकेशन रिटेल इन्वेस्टर, ये हमने रेशियो बता दिया था आपको। रिटेल इन्वेस्टर का कितना है? 35। एचएनआई का कितना है? 15। और क्यूआईबी का कितना है? और मिनिमम रिटेल इन्वेस्टर आपकी बुक में 1 लाख रुपए लिखा हुआ, उसको सही कर लीजिएगा, 2 लाख रुपए। अब आया यहाँ पे इंटरमीडियरीज इन एन इशू इन द प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट जो होता है उसमें इंटरमीडियरीज कौन होती है, यानी कि जो इशू सेल कर रहा है और इन्वेस्टर के बीच में कौन आता है। तो इसमें क्या है? मर्चेंट बैंकर टू द इशू और बुक रनिंग लीड मैनेजर्स, सिंडिकेट मेंबर्स, रजिस्ट्रार, बैंकर, ऑडिटर, ये सब कौन है? इंटर, यानी कि एक आईपीओ आने में प्राइमरी मार्केट में इतने लोग काम करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, अंडरराइटर कौन होते हैं, कोई बताएगा? अंडरराइटर बताइए। इन्वेस्टर जो सर, पूरे शेयर ले लेता है सर, इन्वेस्टर। हाँ, हु परचेज पूरे ऑल शेयर ले- इशू। ऑल आप इशू कैसे, ले जैसे सपोज कीजिए 5,000 करोड़ के ले लेगा वो, तो यानी कंपनी को तो 5,000 मिल गए। अब 5,000 शेयर करोड़ ले लिए उसने, कंपनी ने, इधर इसने आईपीओ निकाला, तो हो सकता है कि उसमें पब्लिक से कितना पैसा मिल जाए आपको? आपको हो सकता है 4,800 करोड़ मिल जाए, तो 200 करोड़ अंडरराइटर को देना पड़ेगा। समझ में आई बात? चलो, सेफ्टी नेट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी बंदा शेयर लेता है, अगर वो मैक्सिमम 1,000 शेयर्स तक लेता है और 6 मंथ तक वो वांट टू रिटर्न, वो कहता है मैंने शेयर लेके गलती कर दी, तो जो स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए ये स्कीम्स आई हुई है। उसमें क्या करते हैं कि वो बाई बैक कर देते हैं। इसको बाई बैक और कौन सा बोलते हैं? सेफ्टी। यानी अगर आपको लगता है आपने धोखे में शेयर ले लिया है,
तो वो कंपनी क्या करती है, अगर उसने सेफ्टी नेट दिया हुआ है तो वो उतने शेयर्स आपसे ले लेगी और आपके पैसे वापस कर देगी। लेकिन ये प्रोसेस कब होता है, जिस दिन डिस्पैच आपको होती है सिक्योरिटी, उसके प्लस 6 मंथ तक आप उसको वापस कर सकते हैं। ठीक है। कट ऑफ प्राइस, तो कट ऑफ प्राइस क्या होता है, मैंने बताया था जब शेयर की बुक बिल्डिंग प्रोसेस होती है 110 से लेके 119 तक रखा उसने, तो कई लोगों ने तो 119 का ले लिया, कई लोगों ने 118 का लिया, कई लोगों ने 1212 का लिया, किसी ने। तो अधिकतर लोग जो मेजर प्राइस पे होते हैं तो वो प्राइस कट ऑफ प्राइस, यानी 118 का कट ऑफ प्राइस हो गया। एप्लीकेशन, ये बहुत कॉमन चीज है आजकल। पहले लोग पैसा देते थे, पैसा किससे देते थे, चेक से या ड्राफ्ट से देते थे। अब चेक या ड्राफ्ट से देते थे तो पैसा जाता था लेकिन कंपनी तक पहुंचने में डिले हो जाती थी कुछ, और अगर शेयर अलॉट नहीं होते थे तो कंपनी से वापस आने में डिले हो जाती थी। उसका आज का रेट उस एप्लीकेशन को ब्लॉक्ड अमाउंट से सपोर्ट करना, यानी इलेक्ट्रॉनिक लॉक लग जाना। अगर आपके सेविंग बैंक में 50,000 हैं और आपने 30,000 के शेयर अप्लाई किए हुए हैं, तो आप अपने इस अकाउंट में से केवल 20,000 निकाल सकते हैं। 30,000 आपका क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, और ब्लॉक्ड अमाउंट, इसीलिए इसको ब्लॉक्ड अमाउंट। और इस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है नहीं मिलता है, बताएंगे कोई? नहीं मिलता है सर। मिलता है मिलता है मिलता है सर। इंटरेस्ट पेड, बस यही फायदा है क्योंकि बैंक ने तो रखा हुआ है ना वो पैसा। ठीक, इसीलिए इसका आविष्कार हुआ ब्लॉक्ड अमाउंट का। देखो इसमें है SEBI is fined by an investor who can apply the ASBA in public issue। तो इसमें है is holding share of dematerialized form and has applied the entitlements and additional share in the issue of the dematerialized form। डीमेट के लिए ही ये फैसिलिटी है, और हैज नॉट renounced its entitlement in full or part is not a renounce, मतलब कुछ कंडीशंस पे ही ये फैसिलिटी मिलती है। एडवांटेज है इसके, कॉमन एडवांटेज है। QIP की बात आप पूछ रहे थे, QIP को देख लीजिएगा यहाँ पे, जो आप लोग QIP की बात पूछ रहे थे, QIP की Qualified Institutional Placement is a capital raising tool whereby listed company can issue equity share, चाहे वो fully और partly convertible हो, other than warrant which are convertible into equity share to a qualified, जो QIB को देती है, QIB को जब भी शेयर देगी तो उसे QIP कहते हैं। एक यहाँ पे वर्ड आया है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, यानी डॉलर्स में, बॉन्ड में भी अगर आपने बॉन्ड लिए हुए हैं तो बॉन्ड फ्यूचर में किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर में अगर फ्यूचर में कन्वर्ट होंगे तो, या आपने GDR ली हैं, ग्लोबल डिपॉजिट, इसके बारे में भी पढ़ाना है अभी हमको। अच्छा, आज की क्लास का लास्ट पॉइंट पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेबी की गाइड, सेबी की पावर्स क्या है, सेबी के फंक्शंस क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें से हमेशा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेबी के पावर्स और गाइडलाइंस क्या है। ठीक है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जब हर्षद मेहता कांड हुआ था उसके बाद फिर सेबी को 1992 में इस्टेब्लिश किया था, और इसने सारे जो है रेगुलेशंस के काम करे। आपको पता है जो सहारा वाला जो केस है जिसमें सुब्रतो राय को जेल हुई थी, उसका केस फाइट किसने किया था, तो बता सकता है किसने किया था? यूपी सिन्हा सब चेयरमैन थे सर सेबी के। हाँ, सेबी ने किया था, मतलब तो हाँ, सेबी सेबी ने ने अभी किया बोला था हर इन्वेस्टर की ताकत, यानी वो पब्लिक का पैसा था, पब्लिक का पैसा नहीं मिल रहा था वापस, तो सेबी ने केस फाइल किया था उसमें। ठीक है। अच्छा, फंक्शन ऑफ द बोर्ड पे, कि बोर्ड का मतलब सेबी क्या है, रेगुलेटिंग करेगा बिजनेस को स्टॉक एक्सचेंज में और कोई भी सिक्योरिटी मार्केट में, रजिस्टरिंग करेगा, रेगुलेटिंग करेगा स्टॉक ब्रोकर की, सब ब्रोकर की, शेयर ट्रांसफर एजेंट की, बैंकर इशू की, ट्रस्ट ऑफ द ट्रस्ट डीड की, रजिस्टर, जितने भी लोग हैं सबकी रजिस्ट्रेशन और रेगुलेटिंग करेगा कौन, सेबी करेगा। जो भी लोग शेयर मार्केट से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, ये सारे जो नाम से शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं, पीछे इसके नाम आ गए। ठीक है।
रजिस्टरिंग करेगा किन लोगों की करेगा? जो भी वेंचर कैपिटल फंड। अब वेंचर कैपिटल फंड का मतलब, वेंचर माने क्या होता है? आपने सुना होगा जॉइंट वेंचर, सुना होगा। तो वेंचर का मतलब इंटरप्राइजेस, कोई कंपनियां। तो वेंचर कैपिटल फंड क्या होते हैं? एक ऐसा पूल का फंड जो केवल कॉर्पोरेट्स को इश्यू करने के लिए रखा हुआ है। तो वेंचर कैपिटल फंड एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो लाते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड की भी हो, उन सबको यही काम करेगा। प्रमोट करेगा, एनकरेज करेगा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो अपने आप ढंग से काम करे। फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकेगा। इन्वेस्टर की एजुकेशन को प्रमोट करेगा, उनको ट्रेनिंग देगा। अच्छा, प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी। कोई जान सकता है इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? बताइए। कंपनी की सर, कंपनी के अंदर के लोग बेचते हैं शेयर। वो क्या करते हैं? कंपनी के जो डायरेक्टर्स रहते हैं ना, वो भी बेच देते हैं शेयर सर, अपने शेयर। हाँ, नहीं बेच नहीं देते, मैं बताता हूँ। ये मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे। सर कंपनी का कोई आदमी अगर वहाँ की जानकारी लीक कर देता है ना, हाँ, दूसरे आदमी को वो बोलता बेनिफिट है ना, पहुंचाता है। न्यूज सीक्रेट आउट बाय सीनियर ऑफिशियल ऑफ द कंपनी। अब कंपनी को एक बहुत बड़ा लंदन में प्रोजेक्ट मिलने वाला 5,000 लाख करोड़ का। तो जैसे ही उसको प्रोजेक्ट फाइनल होने वाला होगा, तो उसके शेयर मार्केट प्राइस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगी सर। बढ़ जाएंगे। तो अभी पब्लिक को तो पता ही नहीं लगा। अब इसके जो डायरेक्टर थे, उन्होंने खूब 2-2 लाख रुपए, 2-2 लाख शेयर खरीद के रख लिए। और जैसे न्यूज आई तो उसके प्राइस बढ़ गए, उन्होंने अपने शेयर बेच दिए, लोगों को खूब प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है। रेगुलेटिंग सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर ऑफ कंपनीज। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन। तो वो इंस्पेक्शन कर सकता है, इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है, ऑडिट कर सकता है स्टॉक एक्सचेंज की, इन सब की जिनको वो रेगुलेट करता है उसके लिए सारे काम कर सकता है। ठीक है। आपके रिकॉर्ड को कॉल कर सकता है। परफॉर्मिंग सच फंक्शन एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर्स अंडर प्रोविजन ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। इसमें जो भी पावर्स हैं, इन पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। फीस लगा सकता है। कंडक्टिंग रिसर्च ऑफ द एबव पर, इन सब कामों के लिए क्या कर सकता है? वो रिसर्च कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक तरह से जो सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड है 1908, जो कोर्ट में चलता है, इसको उतनी पावर है किसी को सामने बुलाने की। अब जैसे कोर्ट होता है ना, कोर्ट की चिट्ठी आती तो आपको जाना पड़ता है, सम्मन बोलते, सम्मन आया है कोर्ट का, तो उसमें क्या क्या चीज कर सकता है वो? इतनी चीजें करने की पावर है। और ये बिल्कुल सिविल प्रोसीजर कोर्ट की तरह पावर है, जो मैं बताया था ना अभी इसका, ये सहारा वाला। तो डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ, आपकी किताबों को, जो अकाउंट की बुक्स हैं, कोई और डॉक्यूमेंट है, उन सबको मंगा सकता है। आपको सम्मन कर सकता है, आपको इन्फोर्समेंट यानी कोई आदेश दे सकता है, आपकी बुक को इंस्पेक्ट कर सकता है, आपके रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकता है, आपको कमीशन यानी कोई पेनल्टी यानी कोई सजा भी दे सकता है। ठीक है। द बोर्ड में बाय एन ऑर्डर फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। तो वो क्या कर सकता है? कोई ऑर्डर भी दे सकता है, राइटिंग में रिकॉर्डिंग ऑर्डर दे सकता है, सस्पेंड कर सकता है। अब देखो, आपने सुना होगा कि बहुत अचानक शेयर मार्केट जब बढ़ जाता है तो कोर्ट, ये सेबी क्या करता है? उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर देता है, नहीं कर देता है? तो ये पावर है उसको। ठीक है। किसी पर्सन को सिक्योरिटी मार्केट में एक्सेस करने से रोक सकता है, उसको कुछ सेल परचेज करने से रोक सकता है, और सस्पेंड एनी ऑफिस बियरर ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के किसी आदमी या किसी ऑफिसर को काम करने से रोक सकता है। किसी की सिक्योरिटी की वैल्यू को इम्पाउंड और रिटेन कर सकता है, अटैच कर सकता है। अगर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आता है फर्स्ट क्लास का, तो वो क्या कर सकता है? अटैच आफ्टर पासिंग एन ऑर्डर एप्लीकेशन मेड बाय द अप्रूवल। वहां से कोई अप्रूवल आता है तो उनकी ऑर्डर को फॉलो कराने का काम करता है। ठीक है। चलिए, इसमें ये सारी पावर थी। जब आप इसको बुक को रीडिंग करेंगे, 2-3 लाइनें और आप वो कर लेंगे, तो उससे आपको ये पूरा चीजें जो सेबी की पावर्स हैं वो कवर अप हो जाएंगी। ठीक है। क्यूआईबी की बात आई थी, तो क्यूआईबी में देखो कौन कौन लोग आते हैं। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन,
बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड है, FII पूछ रहे थे ना कौन FII आता है, मल्टीलेटरल बाइलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वेंचर कैपिटल फंड है, मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो सब किस में आते हैं, QIB में आते हैं। फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड है, SIDC स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, IRDA भी, क्योंकि IRDA के लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी जो IRDA में रजिस्टर्ड है, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ये सब मैंने बताया। इसमें ये पॉइंट ध्यान रखना कि जो भी प्रोविडेंट फंड या पेंशन फंड 25 करोड़ 25 करोड़ से ऊपर का है वो उसमें आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह इस टॉपिक को आप कर लीजिएगा, और आपका क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। और ऐसे से 2-3 क्वेश्चन करके हर टॉपिक से अगर हम करते जाएंगे तो वगैरह। अब आप MCQ वगैरह जहां से भी आप कर सकते हैं करिए, और प्रैक्टिस जरूर करिए जो टॉपिक हम लोग कर देते हैं। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है सर। हाँ तो जैसे कोई फेस वैल्यू जैसे किसी शेयर की 2 रुपए है और उसका प्राइस 100 रुपए, तो सर इसमें अंतर क्या होता है दोनों? एक तो बोला आपने क्या 2 रुपए, दोबारा पूछिए क्वेश्चन। आवाज साफ सर जैसे उसका IPO फेस वैल्यू 2 रुपए लेकिन उसका प्राइस 100 रुपए रहता है, तो इसमें अच्छा बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। ऐसा है, फेस वैल्यू होती है किसी शेयर की 2 हाँ रुपए, मैं समझ गया, मैं आपको बता रहा हूँ, इनिशियल प्राइस। हाँ सुनिए लेकिन वो मार्केट में 100 जो रुपए फेस वैल्यू होती है एट द टाइम ऑफ लॉन्च होती है। अब सपोज ये कोई शेयर 1980 में लॉन्च हुआ, तो उस पे शेयर की जो प्रिंटेड वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू 2 रुपए। अब 1980 से 2021 में उसका मार्केट प्राइस, देखो फेस वैल्यू हमेशा 2 ही रुपए रहेगी उसकी, लेकिन जो आज की डेट में वो एक शेयर बिल बिक रहा है वो मार्केट वैल्यू होती है, मार्केट प्राइस होते हैं। ठीक है, अभी बात समझ में आई आपको? यस सर इस समय शेयर लॉन्च होता है ना, उस टाइम जो उस समय जो प्राइस होता है उसको फेस वैल्यू बोलते हैं, और जो आज का प्राइस है होता है उसे बोलते हैं मार्केट। और इसी को हम बुक वैल्यू भी बोलते हैं। हाँ, जो फेस वैल्यू होती है इसी को बुक वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर अभी जितनी भी अपन ने ये शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में बात की है, हाँ इसमें परचेसिंग की, तो सर इनकम टैक्स ये टैक्सेबल होता है जो भी प्रॉफिट होता है उस पे? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली ये स्किप हो गया था मुझसे, बुक में नहीं है लेकिन एक डिस्कशन पार्ट है, और ये रिटेल के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप, यहाँ मैं समझा देता हूँ, ये जो गेन होता है या लॉस होता आपकी है, आवाज गेन और लॉस जो होता है इसको बोलते हैं कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस। रिटेल CIB वाले होशियारी से इस बात को सुन लीजिए, आपका न्यूमेरिकल भी आता है इसमें। ठीक है, जो कैपिटल का गेन लॉस इसलिए बोलते हैं कि शेयर मार्केट का जो भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो, शेयर मार्केट का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, और उसमें गेन लॉस कैपिटल गेन लॉस होता है। और कैपिटल गेन लॉस 2 तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। तो जो लेस देन 1 ईयर होता है उसको शॉर्ट टर्म, और उससे बड़े वाले को लॉन्ग टर्म बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा एक आइडिया आपको दे रहा हूं कि शॉर्ट टर्म जो था वो टैक्सेबल था, यानी आपने आज पैसा लगाया और 10 दिन बाद आपने पैसा मुनाफा कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया, और आपने 2000 का प्रॉफिट, तो उस पे सीधे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, उसका इनकम टैक्स से कोई मतलब नहीं होता है। कैपिटल गेन के टैक्स एक अलग तरह का टैक्स होता है। और लॉन्ग टर्म यानी मोर देन 1 ईयर में अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं शेयर मार्केट से तो नो टैक्स था। कोई अगर किसी बच्चे को अपडेट है तो बता सकता है कि इस समय कैपिटल गेन टैक्स का क्या चल रहा है रूल? 7.5%। हाँ चलो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं आपको।
सर 15% होता है शायद। चलो स्क्रीन पे देखते हैं, थोड़ा डिस्कशन हो जाएगा इस मामले में हमारा। टैक्सेशन ऑफ इनकम अर्न ऑन सेलिंग ऑफ शेयर्स, तो इसका नाम इन्होंने क्या दिया हुआ देखो, एज पर द अमेंडमेंट 2018 में हुआ था कि मोर देन 1 लाख रुपीज ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स ऑन द म्यूचुअल फंड विल अट्रैक्ट द कैपिटल गेन टैक्स ऑफ 10% एंड द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन विल नॉट बी अवेलेबल टू द सेलर। इंडेक्सेशन का मतलब होता है, ये भी सीआईबी से रिटेल से संबंधित है। इंडेक्स का मतलब होता है कि जैसे आपको 2000 का फायदा हुआ, तो 2000 का फायदा जो इंडेक्स का बेसिक्स है उसके हिसाब से कितना हुआ। सपोज कीजिए प्राइस इंडेक्स चल रहा है 2016-17 का चल रहा है, तो ये 2000 रुपए 2016-17 में कितने हैं, सपोज कीजिए बैक डेट में जाएंगे तो ये 2000 हो गए 1100 रुपए, तो इस पर आपको टैक्स लगेगा। तो यहाँ ये बोल रहा है ये बेनिफिट अब आपको नहीं मिलता है, तो ये वाली बात खत्म हो गई। और सीधा सीधा कह रहा है 10%, अगर मान लें आपको 2000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, आप उसमें से 10% 200 रुपए का कौन सा टैक्स देंगे, कैपिटल गेन टैक्स देंगे। ठीक है, और इसमें जो लॉन्ग टर्म में लिखा हुआ है, देखो ये लिखा ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट टर्म के बारे में इसने जो आप बताए थे ना कि 15%, हाँ सर। ये इस वाले को देखते हैं, ये दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ 20% है सर, वहाँ पे 10% था। हाँ ये एकदम रिसेंट है, 2021 का है। टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में एक्सेप्ट ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर, नहीं 10% तो है, वो ऊपर वाला इक्विटी के अलावा वाला है, ये जो है ना एक्सेप्ट ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर, तो ये है इक्विटी शेयर्स वाला, हम तो इसकी बात कर रहे हैं ना अभी, ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड यानी म्यूचुअल फंड, और इस पे तो 10% है अबव 1 लाख पे, उससे कम में नहीं है। और शॉर्ट फर्म में क्या है, शॉर्ट टर्म में ज्यादा है, देखो when security transaction tax is not applicable the short term capital gain is added to your income tax। अच्छा, तो ये कह रहा है कि शॉर्ट टर्म में जो भी आप कमाएंगे वो आपकी इनकम टैक्स में रिटर्न में ऐड होगा, एंड द टैक्स पेयर इज टैक्स अकॉर्डिंग टू दिस स्लैब। अब मान लिया कोई टैक्स पेयर किस स्लैब में है, 30% पे 30 कटेगा, कोई टैक्स पेयर 20 पे तो 20 कटेगा, 10% पे तो 10% कटेगा। और जहां पे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एप्लीकेबल है वहां पे सीधे सीधा कितना है, तो शॉर्ट टर्म गेन में 15। पहले ये वाला पार्ट नहीं था, लॉन्ग टर्म में नहीं था, ये गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करा 2018 में। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। सर म्यूचुअल फंड्स में एक एसटीटी करके एक वी कम अक्रॉस दैट आल्सो सम सॉर्ट ऑफ टैक्स सर, एसटीटी। एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, यही तो है, ऐसा है। मैंने बताया था, ये पॉइंट मैंने कवर किया था। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, अगर आप 5000 का म्यूचुअल फंड लेके उसको सेल करते हैं, अब सेल करेंगे तो इस 5000 में 0.101 था या 0.1%, ये आपको टैक्स देना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं सिक्योरिटी टैक्स। और ये होता है अगर आप 1 ईयर से पहले करते हैं तो, बिफोर 1 ईयर, यानी डिस्करेज करा जाता है। अबव 5000 के लिए सर ये ऐसा कुछ नहीं, अबव 5000 नहीं, मैंने तो एक एग्जांपल दिया है, अगर आप 1 साल से पहले बेचेंगे तो। ओके, इसको भी देख लेते हैं, चलो रुक जाओ सर। एग्जीक्यूट लगता है 1 साल के पहले बेचते थे। ये देखो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड पे 0.25% है, और इक्विटी शेयर्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स और इंट्राडे ट्रेडेड में नील है। म्यूचुअल फंड में है, ये शेयर्स में नील कर दिया। ठीक है, आज की क्लास हम यही कर रहे हैं। थैंक यू।